नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अनोखा गठबंधन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। माँ, कहाँ हो आप? आर्यन जैसे ही ऑफिस से घर लौटता है अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, क्योंकि आज आर्यन बहुत खुश था। आर्यन की माँ विमला जी उसके पास आती हैं और पानी का गिलास उसके हाथों में देते हुए पूछती है, क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश लग रहे हो? हाँ माँ, आज मेरा प्रमोशन हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। विमला जी भी उसको बधाई देती हैं और थोड़ी देर बाद लड़की की फ़ोटो दिखाते हुए पूछती है, आर्यन तुमने ये फ़ोटो देखी? मैं कल रख गई थी तुम्हारी टेबल पर बेटा। विमला जी ने कहा तो आर्यन अनमना सा बोला, माँ मना तो किया था आपको, अभी मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ मुझे फोर्स ना करे। उम्र देख रहे हो अपनी, बालों में चांदी झांकने लगी है, कितना अच्छा कमाते हो, घर गाड़ी नौकर चाकर सब हैं, अब किसका इंतज़ार है तुम्हें? हमें बताओ, हम उसी से करा देंगे तुम्हारी शादी। आप प्लीज़ किसी दूसरे टॉपिक पर बात नहीं कर सकती क्या? जब देखो बस शादी की बीन बजाती रहती हैं। विमला जी रुआंसी हो गई, यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे, ऐसे बात करते हैं माँ से? जब नहीं रहूँगी तो रहोगे मुझे याद करके। बस अब यही सुनना बाकी था। आर्यन ने पैर पटकते हुए गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। उसका मूड उखड़ गया था। वो माँ से ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, पर वो सुनती ही नहीं। हर वक्त उठते बैठते बस केवल शादी 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 का जिक्र। वो अपनी ही धुन में था कि ये कार जो शायद काफ़ी समय से उसे हॉर्न देकर साइड मांग रही थी, उसके बराबर में आकर तेजी से ब्रेक मारकर रुकी। उसने चौंक के देखा तो कुछ गुंडे से लड़के उस गाड़ी में भरे थे। अचानक वो आर्यन को गाड़ी रोकने को कहने लगे। हड़बड़ाते हुए उसने गाड़ी रोक दी, शीशा खोला और उनमें से एक ने आर्यन को गन पॉइंट पर ले लिया। आप क्या चाहते हैं? वो कपकपाती आवाज़ में बोला। चुपचाप हमारे साथ चलो। वो गुर्राए, पर कहाँ? चुप। तेजी से चीखते हुए उन्होंने आर्यन को काबू में कर लिया। आर्यन को शायद बेहोश कर चुके थे वो। जब उसे होश आया तो वो एक खंडर से मकान में था, एक कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़े हुए थे। पानी पानी, वो बुदबुदाया। होश आ गया इसको, चलो जल्दी करो, इसे मंदिर ले चलते हैं। मंदिर? क्यों लेकिन? ये लोग कौन है? मुझसे क्या चाहते हैं? आर्यन का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। थोड़ी ही देर में वो सब एक पुराने सुनसान मंदिर में थे जो बस्ती से बहुत दूर था। वहीं एक दुल्हन का लिबास पहने, लाल लहंगा, गुलाबी चुनरी ओढ़े कोई लड़की खड़ी थी। आर्यन को उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि घूंघट से चेहरा ढका हुआ था, पर लड़की के हाथ पैर बहुत गोरे थे और कोमल भी। लगता था किसी अच्छे घर से थी, पर फिलहाल आर्यन को इस सब में कोई रुचि ना थी। वो कोस रहा था उस घड़ी को जब माँ से गुस्सा होकर घर से निकला था। किस मुसीबत में फंस गया मैं आज। अगर मैं यहाँ कोई शादी करा भी रहे हैं तो मुझसे क्या चाहते हैं आखिर? कुछ आर्थिक मदद चाहिए तो मदद कर दूंगा, चलो बैठो दुल्हन के बराबर में। उनमें से एक बोला। मैं? वो चौंका। मैं क्यों बैठूं? बैठता है ये चलाऊं बंदूक, क्रूरता से एक गुंडा बोला। आर्यन पर कोई चॉइस नहीं थी सिवाय चुपचाप वो करते जाने के अलावा जो वो चाह रहे थे। और सादे से ढंग से पंडित ने मंत्रोच्चारण के बीच आर्यन की शादी उस लड़की से करा दी। इसी दौरान उसे पता चला कि लड़की का नाम सारा था। उन गुंडों में से एक लड़का शायद सारा का कोई रिश्तेदार था, जो बाद में आर्यन से कह रहा था, अब तुम दोनों पति पत्नी हो, और हाँ इसका ख्याल रखना, ये बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी हर बात मानेगी। आर्यन गिड़गिड़ा उठा। आप मुझे ये तो बता दें, आप कौन है? मेरी शादी इस तरह क्यों कराई गई है? मैं किसी को जानता भी नहीं यहाँ। वो लड़का शायद हरी नाम था उसका, थोड़ा नरम पड़ा। अब की बार देखो, ये लड़की भी पड़ी हुई है, सुंदर है, घरेलू है, तुम्हें खुश रखेगी, पर यह भी कोई तरीका है शादी करने का? आपको इनका रिश्ता लाना चाहिए था हमारे घर। आर्यन बोला। ए चुप,
ज़्यादा बोलने का नहीं, समझ आया? वो फिर चिल्लाया। कहा ना एक बार, इस लड़की को इसकी मामी किसी के हाथ बेच रही थी। मैं भी इसका कोई सगा नहीं, पड़ोसी हूँ। इस पर होते जुल्म देख नहीं पाया। तेरे को जानता हूँ मैं, तू पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, इसके लायक है। तुम भी तो कर सकते थे इसे शादी। इतना भला करना चाहते थे तो मुझे क्यों फंसाया? आर्यन आवेश में बोल गया। हरी ने उसे घूरा, फिर बोला, मैं अनपढ़ गंवार, ये पढ़ी लिखी होशियार लड़की है। अब उनका कोई ठिकाना नहीं, कभी भी पुलिस दबोच लेगी। आज ही शायद बड़े घर अपुन के ससुराल जेल जाना हो। कहकर वो खींखी कर कर हंसने लगा। तू इसे ठीक से रखना, तेरी खैर नहीं। फिर अगर इसे कष्ट हुआ, समझे? मेरे पास टाइम नहीं है, निकलना है। इसके खड़ूस मामी मामे को पता लग गया तो परेशानी हो जाएगी। वो सारा के पास गया। ले बहन, ये लिफाफा रख ले, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। इसमें क्या है हरी भाई? एक बारीकी सी मीठी आवाज़ आर्यन के कानों में आई। पहली बार? कुछ नहीं, इसका घर का पता है, तेरा शादी का प्रमाण पत्र है, बस खुश रहो। उसके सिर पर हाथ रखकर भारी मन से वो चल दिया। सारा को भी लगा जैसे वो धान फेंकती हुई अपने बाप भाई के घर से विदा हो रही हो। हरी ने उसका हाथ आर्यन के हाथ में पकड़ा दिया था। पल भर को वो घबरा गई, पर फिर कस के उसने वो हाथ थाम लिया, क्योंकि वो जानती थी कि इस हाथ के सिवाय अब इस भरी दुनिया में उसका कोई नहीं था। आर्यन थोड़ा असहज हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊं। ऐसे भी कोई विवाह होता है? ना शक्ल देखी, ना खानदान का पता, गन पॉइंट पर कराई गई शादी। शादी नहीं होती। मुझसे इस लड़की का कोई नाता नहीं है, वो मन ही मन सोचता। अगले ही क्षण उसे अपने फेरे लिए ध्यान आ जाते। ओह, मेरी इससे बकायदा अग्नि के चारों ओर चक्कर लगा विधवा हुआ है। ये मेरी धर्म पत्नी है। अब क्या करूं, कहाँ ले जाऊं? सब कहेंगे लव मैरिज है, इसीलिए आनाकानी कर रहा था इतने दिनों से। माँ को क्या समझाऊंगा? वो मानेंगी मेरी बात? फिर इसके आगे पीछे कोई नहीं है, मैं क्यों ये मुसीबत मोल लूं? अजीब आफत है ये, वो भुनभुनाया। जब भी वो बड़बड़ाता, उस लड़की की पकड़ उसके हाथों पर मजबूत हो जाती। लाल जोड़े में सजी वो उसके साथ सड़क पर घिसट रही थी। सारा के मन में एक बार आया कि घूंघट हटा के इनका मुंह तो देख लूं कि कैसे दिखते हैं, पर वो झिझक गई कि पता नहीं मेरे बारे में ये क्या सोचे। बड़ी बेहया है। वैसे जबरदस्ती की शादी कहीं स्वीकार न कर पा रहे हो। जब इनका मन करेगा तभी देख लेंगे दोनों एक दूसरे को। आखिर कितनी दूर दूर सड़क पर चलेंगे, कोई तांगा रिक्शा तो मिलेगा ही ना। वो मन ही मन सोचती, कैसे बड़े आदमी हैं, यहीं से कैब भी तो बुक कर सकते थे। तभी आर्यन बड़बड़ाया, मेरा फ़ोन भी गाड़ी में ही छूट गया, नहीं तो किसी से हेल्प ले लेता। अजीब मुसीबत है, हाथ तो मेरा ऐसे पकड़ी है जैसे जन्म जन्म का रिश्ता हो इससे। दर्द करने लगा मेरा हाथ। उसने उससे हाथ छुड़ाना चाहा, पर पकड़ में जरा ढील नहीं थी। 2 मिनट रखो, मैं पीसीओ से कॉल करके आता हूँ अभी। पहली बार वो कुछ बोला तो सारा ने उसका हाथ ढीला कर दिया। उसके जान में जान आई और वो तीर की तरह निकल कर दौड़ा। पास ही टेलीफोन बूथ पर वहीं एक टैक्सी जा रही थी। उसने हाथ हिलाया और टैक्सी रुक गई। 1 मिनट को वो झिझका, फिर सर झटक के बैठ गया। वो लड़की उसकी आंखों से ओझल होने लगी। टैक्सी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। उधर सारा बेचैनी से उसका इंतजार करती रही। सारा का दिल घबराने लगा था। अब कहाँ चले गए? इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें? ठीक तो है ना वो? कहीं चले तो नहीं गए मुझे छोड़ के? उसका जी धक से रह गया। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे संग अग्नि के सामने फेरे लिए हैं। वो तो जबरदस्ती के थे ना, वो क्यों मुझे अपनी पत्नी मानेंगे? सारा का मन ही मन ये युद्ध चले जा रहा था। अचानक एक भिखारी उसके पास आके खड़ा हो गया। वो ललचा कि उसके महंगे साड़ी के जोड़े और खूबसूरती को निहार रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी भूख और चमक थी, जिसे देख सारा डर गई। घबरा के उसने आंखें बंद कर ली। फिर एकदम उसे ध्यान आया। चलते हुए हरी भाई ने एक लिफाफा दिया था उसे, जिसमें न उसके दूल्हे के घर का पता और फ़ोन बता रहे थे वो शायद। उम्मीद की एक किरण उसके दिमाग में कौंधी। उसने वो लिफाफा खोला। उसमें कुछ चमकदार नए नोट थे
उस एक पत्र में जिसमें उसके पति से संबंधित जानकारी थी। उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब शायद वो उस तक पहुंच सकती थी। वो पत्र पढ़ने लगी। हरि भाई ने रुपये उसे उपहार स्वरूप दिए थे। वो भावुक हो गई। उसकी आंखें छलछला आईं। तभी उस भिखारी ने उसके हाथ पर झपट्टा मारा और उसके रुपये और लिफाफा लेकर चंपत हो गया। सारा की तो मानो पूरी दुनिया ही लुट गई। वो अभी पूरा खत पढ़ भी नहीं पाई थी। उस एड्रेस और नाम को कैसे पता लगाऊं? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो चकरा के वहीं गिर गई। जब सारा को होश आया तो एक ऑटो वाला उसके पास खड़ा था। क्या हुआ बहन, तुम बेहोश कैसे हो गई? सारा उसे देख कर डर गई और रोने लगी थी वो अपनी बदकिस्मती पर। क्यों रो रही हो बहन? तुम्हें कहाँ जाना है? चलो मैं छोड़ दूं। इस दुल्हन के लिबास में क्यों हो तुम? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? सारा फूट फूट के रोने लगी। मेरा कोई घर नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया शादी के दिन ही। ऑटो वाला आंखें फाड़े उसे देखने लगा। कौन आदमी ऐसा होगा जो इस अप्सरा जैसी दुल्हन को छोड़ेगा? तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, वो बोला। नहीं, मैं रेलवे स्टेशन जाना चाहती हूँ। आप छोड़ देंगे मुझे, पर आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जब तुम पर पैसे नहीं तो कहाँ जाओगी बहन? मुझ गरीब भाई के साथ चलो। जो रूखा सूखा मैं खाता हूँ तुम भी खाना। सारा की आंखों में डर, अविश्वास और संदेह था, पर वो मना न कर सकी। एक बहुत छोटी बस्ती में उस ऑटो वाले का घर था। उसकी पत्नी ने अपने पति को एक अनजान लड़की के साथ देखा तो चौंक गई। ये दुल्हन के वेश में कौन है? अब सवारियों को घर भी लाने लगे। वो उसे एक तरफ ले गया और फुसफुसाया, सुन भगवान, बहुत दुखियारी दिखती है ये। आज ही शादी हुई और इसका पति से छोड़ के भाग गया। किसी अच्छे घर से दिखती है। इसका पैसा पत्र जिसमें उसका नाम पता था वो भी कोई चोर छीन के भाग गया। कुछ दिन शरण दे देते हैं, कुछ सुराग मिला इसके पति का तो चली जाएगी यहाँ से। तुम परेशान मत हो, कुछ दिनों बाद ये यहाँ से चली जाएगी। किरण को ये बात सही लगी। अपने पति सोहन से बोली, कोई बात नहीं, हम भले ही ऑटो चला के पेट पालते हैं, गरीब हो, लेकिन इन बड़े लोगों की तरह संग दिल नहीं है। आज भी घर आए अतिथि का सत्कार करना जानते हैं। सारा को उसने कपड़े बदलने को दिए, चाय पिलाई, तीनों ने मिलकर खाना खाया। सारा को बहुत संकोच हो रहा था कि उसकी वजह से उन्हें इतनी परेशानी हो रही थी, पर वो विवश थी। अगले ही दिन उसने किरण से कहा, आप मुझे भी कोई काम दिलवा दो, मैं घरों की सफाई, बर्तन कुछ भी करूंगी, पर किसी पर बोझ न बनूंगी। किरण समझती थी उसकी भावना। तुम परेशान ना हो, तुम पढ़ी लिखी अच्छे घर की देखती हो। मैं तुम्हारे लायक जो भी काम मुनासिब होगा जरूर बताऊंगी। अभी तुम परेशान मत हो और आराम करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। सारा की आंखें छलछला गईं उनके प्यार और अपनत्व को देखकर। जहां आप प्यार की उम्मीद करते हैं वहां आपको प्यार नहीं मिलता, और जब आप बदसलूकी के लिए तैयार हो उठते हैं वहां प्यार का सागर बरस जाता है। इस दुनिया की शायद यही रीत है। दिन बीतने लगे। सारा सारे घर का काम देखती। उसका बना खाना किरण और सोहन दोनों को पसंद आता। आसपास के बच्चों को वो पढ़ाने लगी थी। सब उसके अच्छे व्यवहार और समझदारी के कायल होने लगे थे। कोई हिसाब किताब कराना हो, कहीं चिट्ठी पत्री अंग्रेजी में लिखवानी पढ़वानी हो, सारा की ही पुकार लगती। उस दिन किरण बहुत खुश थी जब उसने सारा को आकर बताया कि तुम्हें मेरी मालकिन सुमित्रा जी के यहाँ चलना है। उन्हें अपने बच्चे की देख रेख के लिए पढ़ी लिखी मिस्ट्रेस चाहिए। मैंने तुम्हारा जिक्र किया और वो तैयार हो गई। सारे दिन के लिए वहीं रहना है, 10,000 तक भी दे देंगी अगर तुम पसंद आई तो। सारा ने भगवान का लाख लाख शुक्र किया और आंखों में सपने सजा के अगली सुबह का इंतजार करती सो गई। अगले दिन सुबह सारा सबसे पहले उठकर तैयार हो गई थी। साधारण से सूट में उसका सौंदर्य खिल के निकल रहा था। तुमने नाश्ता खाना सब बना लिया बहन? किरण खुश होकर बोली। मुझे खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई। बार बार यही लगता कि
कि मैं आपके साथ काम पर जा रही हूँ। वो लजा के बोली, चलो अब चलते हैं, मालकिन इंतजार कर रही होंगी। थोड़ी देर में वो दोनों एक शानदार कोठी के सामने खड़ी थी। किरण ने बताया उसे कि ये लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। नीचे सुमित्रा मालकिन है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर उनकी देवरानी रहती हैं। बड़े भले लोग हैं। सुमित्रा जी ने सारा को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। क्या नाम है तुम्हारा? जी सुनैना, सारा ने कहा। तो किरण की आंखों में आश्चर्य के भाव तैर गए, पर आंखों ही आंखों में उसने उसे चुप रहने का इशारा किया। सुनैना, किरण बता रही थी कि तुम पढ़ी लिखी हो। जी ग्रेजुएशन किया है। गुड, फिर कोई अच्छी सर्विस क्यों नहीं करती? आंखें झुकाए थी वो। किरण की रिश्तेदार हो? गांव से आई हो? जी, वो बहुत धीमी आवाज में बोली। देखो, हमारी बहू के 2 बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना भी है, देखभाल भी करनी है। अच्छा काम करोगी तो काम तनख्वाह और बढ़ा देंगे। सुमित्रा जी बोली, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। किरण और वो एक साथ बोल पड़ी, कल अपना सामान ले आना, सामने वाला कमरा तुम्हारे रहने के लिए तैयार है। इशारा करते हुए वो बोली। उस दिन सारा की खुशी का ठिकाना ना था। सारा बहुत खुश थी। किरण ने उससे अलग होते हुए पूछा, अपना नाम दूसरा क्यों बताया तुमने, जिससे मेरी पहचान छिपी रहे? आज भी उसे अपनी मम्मी का डर था मन में। बहुत जल्दी ही सुनैना ने वहाँ सबका दिल जीत लिया। वो उनके दिए अच्छे कपड़े पहनती तो बहुत सुंदर दिखती थी। काम के नाम पर वो बच्चों के संग खेलती, उन्हें पढ़ाती, उनके संग अंग्रेजी में बात करती। सुमित्रा जी आश्चर्य में पड़ जाती। किसी भी दृष्टिकोण से ये गरीब घर की लड़की नहीं लगती। शायद कोई वक्त की मारी है। जब भी वो उससे कुछ पूछना चाहती तो वो टाल जाती। सुमित्रा जी की देवरानी विमला जी एक दिन उनके पास आए। सुनैना को देखकर दंग रह गई। कितनी प्यारी लड़की है। इसकी बोलचाल रूप रंग बता रहा है कि ये कोई बड़े घर से संबंध रखती है। वो खुद बहुत परेशान थी किसी मेड के लिए। उन्होंने पूछा, भाभी आपकी इजाज़त हो तो इसे कुछ समय के लिए मेरे पास भी भेज दिया करे। कोई नहीं, जब बच्चे स्कूल जाएंगे ऊपर के काम कराएगी। तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं, एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे उसके। सुमित्रा जी बोली। फिर उसने विमला जी के पास भी जाना शुरू कर दिया। दरअसल कुछ ही दिनों में उनका पथरी का ऑपरेशन होना था। उन्हें कोई हेल्पर चाहिए थी। घर में इतनी काबिल समझदार मेड आती हो तो बाहर से क्यों बुलाएं? विमला जी वैसे भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। एक दिन उन्होंने सुनैना को अपने बेटे आर्यन के कमरे में चाय देकर आने को कहा। चाय ले लीजिए सर, उसने कहा तो आर्यन को जैसे कोई पहचानी सी आवाज़ कान में आई। उसने चौंक के देखा, पर ये कोई नई मेड आई थी घर में। वो पल भर उसे देखता रह गया। कितना आकर्षण था इस लड़की में। बड़ी बड़ी हिरनी सी डरी हुई आंखें, गुलाबी होठ, गोरा रंग, काली नागिन सी लहराती चोटी। सुनैना उसके ऐसे देखने से घबरा गई, लेकिन पता नहीं क्यों उसे पहली बार किसी का घूरना बुरा नहीं लग रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, कुछ और लेंगे चाय के साथ? नहीं नहीं थैंक्स। वो हड़बड़ा गया जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। आर्यन भी जिस दिन से अपनी तथाकथित दुल्हन को अकेला छोड़ के भागा था, चैन नहीं पा सका था। हर पल उसके मन में कचोट उठती कि उसका क्या हुआ होगा, वो कहाँ कहाँ भटक रही होगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोचता ही था उसके बारे में। उसने उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की दोबारा, पर वो कहीं ना मिली। वो किसी को बता भी तो नहीं सकता था इस बारे में, और बताता भी तो क्या ये कि मेरी अपहरण करा के किन्हीं गुंडों ने शादी करा दी थी, या ये कि मैं अपनी नवविवाहिता को सड़क पर अकेला छोड़कर भाग आया हूँ। अब भी जिस किसी दिन रात को सोते सोते उसे सपना दिखता कि वो दुल्हन बनी लड़की उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही है, रो रही है कि मुझे अकेला ना छोड़े। सपने में वो कोशिश करता कि उसकी शक्ल देख ले, वो कोशिश करता, पर इतने में ही उसका सपना टूट जाता। अब उसे लगता था काश उसने उसकी शक्ल ही देख लेती होती एक बार। नाम तो शायद सारा था उसका। उसके भाई हरी ने यही नाम लिया था आर्यन से। कहाँ उसे
ढूंढूं, वो भी तो पढ़ी लिखी है। यही बता रहा था उसका मुंह बोला भाई, कुछ प्रयास वो क्यों नहीं कर लेती। लेकिन मेरा नाम पता शक्ल सूरत नहीं देखी थी बेचारी ने, क्या पता करेगी। फिर वो खुद पर ही गुस्सा होता, मुझे क्यों वो इतना याद आती है, मेरी क्या गलती है। मैंने थोड़ी ही कहा था मुझसे शादी करो। कई बार आर्यन को लगता कि ये घटना उसे पागल ही ना कर दे। एक तरफ माँ का प्रेशर शादी करने का और दूसरी तरफ उस लड़की की अंतहीन यादें। अचानक उसे हंसी आ गई। इन दोनों चीज़ों के बीच में ये आज अचानक इस नई मेड का आना और उसके दिल में हलचल मचा देना। ये ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है। उसकी माँ रोज़ नई सुंदर से सुंदर लड़कियों की तस्वीर दिखाती है, उसे उनमें कोई रुचि नहीं, जिससे तकदीर ने ज़बरदस्ती जोड़ा, उसे छोड़ आया अपनी मर्जी से। अब वो याद आके सताती है। और आज पहली बार किसी लड़की, वो भी एक साधारण सी मेड को देखकर ये दिल में घंटियां क्यों बज रही हैं। ये ज़िंदगी मेरे संग क्या खेल खेलना चाह रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। वो सोच में पड़ गया। उस दिन सुबह से ही घर में बहुत रौनक थी। दूर दूर से मेहमान आ रहे थे। सुनैना को बिल्कुल भी फुर्सत ना थी, दौड़ दौड़ के सबके नाश्ते पानी सर्व करने में जुटी थी। आज आर्यन का बर्थडे था। सुबह घर में हवन था। विमला जी, सुनैना सारी सामग्री ला के दे दी ना पंडित जी को। हाँ माँ जी। सुनैना, मेहमानों को शरबत दो। सुनैना, आओ बाहर सामान उतरवा। हर एक के जुबान पर बस एक ही नाम, सुनैना, और वो भी फिरकी की तरह घूम घूम के सारे काम करती रही। शाम को विमला जी ने उससे प्यार से कहा, ये ले ड्रेस पहनकर अब तैयार हो जा, पार्टी शुरू होने वाली है। सुनैना को वो ड्रेस बहुत सुंदर लगी। उसे पहनकर उसका सौंदर्य और निखर गया। आज उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक काम वाली है। आर्यन के दोस्तों का पूरा ग्रुप आ चुका था। सब हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में ही आर्यन के पापा के दोस्त अपने परिवार सहित पहुंचे। उनकी पत्नी और बेटी निशा आते ही बेतकल्लुफी से सबसे मिलने लगी। सुनैना को लग गया था कि ये लोग बहुत करीबी हैं। पता नहीं क्यों उसे निशा का आर्यन के इतने करीब आना अखर रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आया कि वो होती कौन है ये सोचने वाली, पर दिल पर किसी का जोर नहीं। उसे किसी भी चीज़ में अब मज़ा नहीं आ रहा था। दिल में कहीं गहरी एक इच्छा थी कि आर्यन उसे देखे और उसकी तारीफ करे, पर ऐसा कुछ ना होता। देख वो बेचैन हो गई। जब उसे बिल्कुल सहन ना हुआ, वो वहाँ से हटकर अपने कमरे में आ गई। अचानक किसी काम से विमला जी ने उसे बुलाया और आर्यन के आए गिफ्ट उसके कमरे में रखाने को बोला। कोई बहुत महंगा गिफ्ट था, शायद किसी खास ने दिया होगा। वो चुपचाप आर्यन के कमरे में चल दी। उसकी राइटिंग टेबल पर कुछ किताबें डायरी पड़ी हुई थी। वो उत्सुकतावश देखने लगी। आर्यन न सही, उसकी चीज़ें ही सही। कुछ देर उसके जलते दिल को सुकून मिले शायद। ये क्या है? कोई डायरी गिर गई थी। वो उठा के रखने लगी। इंग्लिश में सुंदर राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। आर्यन की डायरी। उसने पढ़ना शुरू किया। बड़ी इंटरेस्टिंग डायरी थी। कैसे वो शादी के लिए ना कहता और उसकी मम्मी विमला जी उसे मनाती। रोज़ रोज़ नई नई लड़कियों की फ़ोटो दिखाती शादी के लिए, लेकिन आर्यन मना कर देता। क्या आर्यन की शादी हो चुकी है? ये क्या लिखा है? वो जम सी गई वहीं। ये क्या लिखा है? क्या ये वही आर्यन है? क्या मेरे ही साथ इनकी शादी हुई थी? ओह, पल भर को वो खुशी से झूम गई, पर फिर सोच में पड़ गई। मैं कैसे बताऊंगी? मेरा विश्वास कौन करेगा? मुझ पे क्या प्रूफ है? मैंने तो नाम तक गलत बताया था। अब मैं क्या करूं? तभी विमला जी ने आवाज़ लगाई उसे और वो नीचे आ गई। इस वक्त सारा के दिमाग में भूचाल सा आया हुआ था। वो आर्यन को कैसे समझाए कि वो ही उसकी पत्नी है। आखिर इतने दिनों से वो उसे ही तलाश रही थी। फिर उसे ध्यान आया कि उसके पास वो लाल जोड़ा रखा है, शायद उससे वो उसे पहचान सके। उस दिन के बाद से रोज जब उसका यही उद्देश्य रहता कि वो आर्यन को एक बार ये सच्चाई बता सके। उसकी निगाहों में अपने लिए पसंद के भाव वो नोटिस कर चुकी थी। वो खुद जानती थी कि आज उसके मम्मी पापा जीवित होते तो उसके लिए ये मिनटों का काम था, पर अब वो किसकी सहायता ले अपने प्यार और पति को हासिल करने में। यही सोच के वो परेशान रहती। कितनी बार वो उस जोड़े को पहनती, कल्पनाओं में आर्यन को बताती उस दिन की बातें, पर हकीकत में ऐसा करने की हिम्मत ना जुटा पाती।
फिर एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। उस दिन आर्यन को बुखार था। आर्यन का सारा परिवार किसी फंक्शन में गया हुआ था। वो और आर्यन ही घर में थे और वो पहुंच गई उस लाल जोड़े को पहनकर आर्यन के कमरे में। आर्यन ने कमरे से आवाज़ लगाई, पानी प्लीज़। सारा ने झट उसके हाथ में पानी का ग्लास पकड़ा दिया। ये तुम्हें क्या हुआ सुनैना, तुम्हारी शादी है आज? वो विकसित नजरों से उसे देख रहा था। मुझे गौर से देखें आर्यन, सारा ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसके करीब आकर कहा। तुम बेशक बहुत सुंदर हो, पर मुझसे क्या चाहती हो सुनैना? मैं सुनैना नहीं, सारा हूँ। आर्यन बाबू, वो थरथराती आवाज़ में बोली। सारा? कौन सारा? वो ध्यान से उसके लहंगे को देखते उसके हाथ में आने को हुआ। आर्यन उसे एक टक देखने लगा, जिससे आपकी शादी कराई गई थी कुछ माह पहले ही। सारा बोली, लेकिन तुम तो अब कुछ ना कहें। सारा उसके बिल्कुल नज़दीक आ गई थी। उसने नरम हथेलियों से उसके होठों को बंद कर दिया। आर्यन की और सारा की सांसें आपस में टकराने लगी। सारा उसके बहुत करीब जा चुकी थी। उसने धीरे से सारा की आंखों में झांका तो उनमें सच्चाई नजर आने लगी। आर्यन ने उसे अपने पास बैठा लिया और बोला, अब तुम सारी बात बताओ, क्या हुआ, कैसे हुई? सारा बोलती गई और वो सुनता रहा। सारा के पेरेंट्स बहुत ऊंचे खानदान के थे। उसके पापा ब्रिगेडियर रावत। सर के चर्चे आपने ताऊजी के मुंह से सुने थे। सारा बताती गई कि एक दुर्घटना में मम्मी पापा का प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। फिर उसके मामी मामा उसे ले आए। पैसों के लालच में उन्होंने उसको बेच देना चाहा। हरी पड़ोस में रहने वाला एक आवारा किस्म का लड़का था जो किसी भावना वशीभूत होकर उसे बहन मान बैठा। उसी ने उसे वहां से मुक्त कराने के लिए ये प्लान बनाया था। आर्य ने उसे विश्वास दिलाया कि वो घबराए नहीं, वो अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करेगा। इतने में ही विमला जी कमरे में आ गई और उन दोनों को देखकर चौंक गई। उन दोनों को इन हालतों में देखकर उनका दिमाग घूम गया। आप कैसे आ गई? दरवाजा तो लॉक था। मम्मा, पर दूसरी चाबी रहती है। आर्यन जानता था मैं कैसे आ गई। तुम यहाँ कौन सी रासलीला रचा रही थी मेरे बीमार बेटे के साथ? बेशरम लड़की, शादी के जोड़े में उसे रिझा रही थी। माँ, ये ऐसी नहीं है, आर्यन ने कहना चाहा, पर विमला जी दहाड़ने लगी। तुम चुप रहो, तुमसे बाद में निपट लूंगी। अभी इस धोखेबाज को तो घर से निकाल लूं। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या कहे, कैसे बताए कि वो कौन है, अपनी सच्चाई कैसे विमला जी को बताए। वो एहसास से आर्यन को देखने लगी, पर इस समय विमला जी बहुत गुस्से में थी, कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं थी। शायद दोनों ने ही इसी में खैर समझी कि चुप रहा जाए, फिर समझा देंगे। लेकिन वो जिद पर अड़ी थी कि सुनैना को ये घर अभी खाली करना पड़ेगा। आर्यन ने पहली बार माँ से कहा, आप इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं? कम से कम आज रात इसे यहाँ रहने दे, कल ये यहाँ से चली जाएगी। सारा को झटका लगा कि आर्यन ये कह रहा है, मतलब ये कोई भी हेल्प नहीं करेगा मेरी। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उधर आर्यन ने प्यार से अपनी माँ को अपने पास बैठाया। माँ, कोई 2 महीने से ये काम कर रही है ना यहाँ, आपको कोई शिकायत का मौका दिया उसने? तू उसकी हिमायत करने लगा, तुझे हो क्या गया है? वाह भाई वाह, जादूगरनी है ये लड़की तो। विमला जी आर्यन से बोली, प्लीज़ माँ, पूरी बात सुने, कोई प्रतिक्रिया ना दे। आप मुझ पर विश्वास करती हैं तो मेरी बात पूरी सुने। बोलो, जल्दी बोलो जो भी तुम कहना चाहते हो। विमला जी कुछ नरम पड़ी। देखो, मेरी ये डायरी पढ़ो। आप जानती हैं मैं रेगुलर डायरी लिखता हूँ। अब आपको दिखाने को आज ही तो नहीं लिखी मैंने। विमला जी एक सांस में उसके डायरी के वो पन्ने पड़ गए। ये सब क्या है आर्यन? वो आश्चर्य से भर गई। यही सच है माँ, तो तुम दोनों पहले से ही जानते थे एक दूसरे को? हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे इतने दिनों से। विमला जी सिर पकड़ के रह गई। विमला जी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नहीं माँ, आप समझ नहीं रही। मुझे आज अभी सारा ने ये सब बताया। अब ये सारा कौन है? विमला जी बोली, मतलब सुनैना ने। इसका असली नाम सारा ही है। वो बोला, बेटा मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। तू क्यों नहीं कह देता कि तू उसके रूप जाल में बुरी तरह फंस चुका है? कहकर विमला जी रोने को हो गई। ओह माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। ठीक है, अगर आपको वो फ्रॉड लगती है तो निकाल दीजिए कल घर से, लेकिन साथ ही आप अपना बेटा भी खो देंगी। धमकी दे रहा है मुझे? तू ये क्या कह रहा है? अपनी माँ को
तू भी चला जाएगा उसके साथ? नहीं माँ, मैं और किसी से शादी नहीं करूँगा। वो मेरी पत्नी है, मैं कब से उसे ही ढूंढ रहा था। फिर इसका घर परिवार भी बहुत प्रतिष्ठित है। वो अलग बात है कि इसके सगे लोगों ने ही इसके साथ धोखा किया है और अब हम भी। वो रात भर सब पर बहुत भारी थी। सारा रो रही थी कि कल ये घर, उसका अपना घर, ससुराल छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं किस्मत कहाँ ले जाएगी अब। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि माँ को क्या हो गया, क्यों नहीं समझ रही। साधारण सी बात, वैसे तो क्लब में जाकर स्पीच देती हैं, कितनी अनाथ लड़कियों को कन्यादान भी करती हैं, आज अपनी ही बहू को स्वीकारने में ये झिझक कैसी। और एक तरफ खुद विमला जी थी। क्या करूं, लग तो रहा है आर्यन और सारा सही कह रहे हैं। कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की इसने जिससे उस पर शक हो। सुंदर है, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की भी है, और क्या चाहिए मुझे। अगली सुबह सारा एक बैग में 3-4 जोड़ी कपड़े डाल के विमला जी के कमरे में पहुंची। उसकी आंखें सूज कर लाल हो रही थी, लगता था पूरी रात रोई थी। धीरे से बोली, जा रही हूँ माँ, हो सके तो माफ़ कर देना। आप कहाँ जाओगी? वो कड़क आवाज़ में बोली, जहाँ किस्मत ले जाएगी। सारा खोई सी बोली, किस्मत तो ले आई ना तुम्हें, तुम्हारे घर, तुम्हारे अपने घर। क्या? सारा ने चौंक के उन्हें देखा। विमला जी ने अपनी बाहें फैला दी और सारा को अपने सीने से लगा लिया। वो धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। अब कहीं नहीं जाना बेटा, कब से इस घर को सिर्फ तेरा इंतजार था। मेरे आर्यन को संभाल ले अब। और आर्यन और सारा की प्यार भरी जिंदगी की शुरुआत हो गई। दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।